सो हाय गाइस, माय नेम इज़ हार्दिक एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों की जिससे मैं जिन्होंने मेरे को हेल्प करा CFA लेवल 1 क्लियर करने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले CFA लेवल 1 एग्जामिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा आप सब लोगों को। सबसे पहली बात, CFA जैसा कि आपको पता है, CFA इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस एंड इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कोर्स इन द फाइनेंस कम्युनिटी। और क्या कहते हैं, जो लेवल 1 है इसमें आपको 10 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। लेवल 2 में भी आपको 10 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। फिर लेवल 3 में कुछ सब्जेक्ट कट डाउन होते हैं। जैसे कि ये वीडियो हम लोग लेवल 1 मैं लेवल 1 स्पेसिफिक बना रहा हूँ। सबसे पहले इसमें मैं बताता हूँ आपको कि इसमें 180 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। मतलब आपको 2 सेशंस मिलेंगे, 135 मिनट्स ईच। मतलब 135 मिनट का सेशन 1 होएगा और 135 मिनट्स का सेशन 2 होएगा। और जो फर्स्ट सेशन होएगा उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जो कि है एथिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका फर्स्ट सेशन में आएगा। तो मेक श्योर ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं ना, आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, मतलब बैठेंगे, सबसे पहले जो सबकी एंग्जाइटी बहुत पीक पे होती है जब एग्जाम दे रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स है, मतलब जो फर्स्ट सेशन है आपका, जब वो बहुत अच्छा जाने लग जाएगा तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ये मतलब एक टिप है जो हेल्प कर सकती है आप लोगों को, सो इसलिए मैंने आपको बताया। तो जो फर्स्ट सेशन होएगा 135 मिनट्स का, इसमें 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। और जो सेकंड सेशन होएगा 135 मिनट्स का, उसमें 6 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जो कि होंगे कॉर्पोरेट इशूज, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग मतलब बात करते हैं कि मतलब इस एग्जाम के लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए, उन सब के बारे में। सबसे पहले स्टडी मटेरियल के बारे में बात करें तो मतलब मैंने एग्जाम पढ़ा था स्क्वाइजर से। स्क्वाइजर एक थर्ड पार्टी प्रेप प्रोवाइडर है, जो कि मतलब CFA इंस्टीट्यूट ने अप्रूव करी है। एंड मोस्टली लोग इसी से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मानी जाती है। तो मतलब हाँ, इसमें जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है एग्जाम के लिए, वो सारी मिल जाती है। क्योंकि जो CFA की अगर आप ओरिजिनल वाली बुक्स लें तो वो बहुत मोटी होती है और उसको कवर करने में बहुत, मतलब उसमें मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी पढ़ के देखी थी, उसमें बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है। और जो जैसे कि एग्जाम है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है इस एग्जाम का, कि इसमें 10 सब्जेक्ट हैं और आपको एग्जामिनेशन वाले दिन 10 के 10 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखने होंगे और 10 के 10 सब्जेक्ट आपको एक साथ टेस्ट करे जाएंगे। मतलब वो 135 मिनट्स वाले 2 सेशन में आपको पूरे 10 सब्जेक्ट्स का एक बार में ही मतलब टेस्ट देना है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप स्क्वाइजर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और जो टाइम मैं चाहूँगा आप लोग एलोकेट करो, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी है कि आई क्लियर्ड माई CFA लेवल 1 in 1 month and all that. So I don't believe in all that. I think you should the bare minimum amount of time that you should be giving to this examination is roughly around 3 to 4 months. वैसे 6 महीना मैं बोलूँगा किसी को भी, एवरेज किड को, बट हाँ 3-4 महीने में भी करा जा सकता है अगर आप फुल फोकस के साथ पढ़ाई करें तो। सबसे पहली बात, डिफ़िकल्टी लेवल इस एग्ज़ाम की, मतलब मुझे काफ़ी मॉडरेट टू स्लाइटली डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ एग्ज़ाम लगा। और क्या कहते हैं, इसमें जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, उन 10 सब्जेक्ट्स की डिफ़िकल्टी, मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये सब्जेक्ट कम डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव आंसर है। और मतलब हर बंदे को अलग अलग डिफिकल्टी लेवल, मतलब किसी को क्वांट ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, किसी को डेरिवेटिव ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बिकॉज कोई लोग जो मतलब अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से आते हैं उनको FSA इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होती है, क्योंकि वो सारे टर्म्स नए होते हैं और वो सारे ग्राउंड से पिक करने पड़ते हैं। इसलिए मतलब जो जनरली जो मुझे डिफिकल्ट लगा, आई वुड से कि मुझे क्वांटिटेटिव मेथड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डिफिकल्ट लगा था। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मतलब मेजॉरिटी जनता को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता, जो कि इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल रहती है जिसमें सबसे पहले आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स मुझे इजी लगा था, कॉर्पोरेट इशूज भी मुझे इजी लगा था। और डेरिवेटिव्स थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा माइंड ट्रिक होएगा आपका, क्योंकि डेरिवेटिव्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ा नहीं होता पहले से कभी, मतलब पहले आपने कभी पढ़ा नहीं होगा डेरिवेटिव्स। आई डोंट थिंक कि BCom वगैरह में भी होता है डेरिवेटिव्स। और मतलब हाँ, मेरे को डेरिवेटिव्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये मुझे डिफिकल्ट लगे थे। बाकी सबके अलग अलग होते हैं। बाकी एक फिक्स्ड इनकम भी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बॉन्ड्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं दी जाती है। इक्विटी के बारे में भी मतलब BCom वगैरह, BBA, इन सब में पढ़ाया होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, बट बॉन्ड्स के बारे में तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज मतलब हमें दी जाती है।
सो सबसे पहले वेटेज की बात कर लेता हूँ, फिर हम मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए ताकि आप ये एग्ज़ाम मतलब फर्स्ट गो में क्लियर कर पाएँ। सबसे पहले एथिक्स जो है ना, उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिली है इस एग्ज़ाम में, दैट इज़ 15 to 20%। मतलब इतनी वेटेज किसी भी सब्जेक्ट की नहीं है इस एग्ज़ाम में। सो मेक श्योर इस एथिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और एथिक्स की मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एथिक्स कभी भी स्टार्ट ना करें अपनी पढ़ाई एथिक्स से, क्योंकि एथिक्स एक काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। मतलब इसमें आपको एक मतलब वो मिलेगा केस, और उसके बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, फिर आपको बताना होगा कौन सा सबसे ज़्यादा एथिकल है या फिर समवॉट लाइक दिस। सो इसमें क्या है, इसमें आपको सबसे पहले ईओसीज बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और गिप्स मतलब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हमेशा शॉर्ट नहीं हो सकते आंसर्स के लिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रू है। मतलब इसमें मतलब ऐसा मतलब काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब हमें यही तो बताना है क्या एथिकल है, तो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसमें से एग्जाम में जो ज़्यादा एथिकल लगेगा वो नहीं। बट आपको प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ताकि जो एग्जाम में एथिक्स के क्वेश्चन शो अप होएं तो आप उनको देख के जज कर सके कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। तो आपको एक ओवरव्यू, आपको एक गेस्ट मिल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और गिप्स आप ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें आपका शॉर्ट सही हो सकता है। इसमें रफली अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं ईओसीज में, वो सारे बहुत अच्छे से कर लेने आपने। और एथिक्स को हमेशा एंड में पढ़ें, कभी भी अपनी पढ़ाई के स्टार्ट में मत पढ़ें, वरना आप एंड तक भूलेंगे ही भूलेंगे फॉर श्योर। और क्वांटिटेटिव मेथड्स जो है इसमें थोड़ा लीनियर रिग्रेशन में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब मैंने रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं और काफ़ी लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप छोड़ के ना जाएं। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप यूट्यूब पे जाएं और 1-2 प्रेप प्रोवाइडर्स की वीडियोज़ देखें। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि लेवल 2 में ये दोबारा आएगा। तो अब कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि इसको आप छोड़ के जाएं, फिर लेवल 2 में जब दोबारा आए तो आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगे। बट आपको कोई चीज़ छोड़ के नहीं जानी चाहिए मेरे ओपिनियन में, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से क्या पूछ लिया जाए, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इकोनॉमिक्स जनरली मेरा फेवरेट था, बट इसमें काफ़ी अब तो सिलेबस काफ़ी कम हो गया, इसमें काफ़ी 3-4 चैप्टर्स इसके प्री रिक्विजिट में डाल दिए गए हैं। तो हाँ, इकोनॉमिक्स बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता था। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स। तो हाँ, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट। इसके जो क्वेश्चन थे एग्जाम में वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते। बट हाँ, मतलब वैसे थ्योरी पढ़ने जाओ तो मतलब बहुत ज़्यादा वो था, इसका इंटेंस थ्योरी थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का 11 to 14% वेटेज है। सो बहुत मतलब 11 to 14% मतलब क्वाइट हाई नंबर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में काफ़ी चैप्टर्स हैं, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी वेटेज ज़्यादा, और सेकंड इसमें ना थोड़े से कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि IFRS US गैप इंट्रोड्यूस आता है। तो फिर हमें बताना होता है कि मतलब केस स्पेसिफिक हमें बताना होता है कि इस केस में क्या होएगा, उस केस में क्या होगा। तो हाँ, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थोड़ा चैलेंजिंग है, तो इसको आप थोड़ा मतलब प्रायोरिटी, मतलब हाई प्रायोरिटी आप इसको दें। और कॉर्पोरेट इशूज 6 to 9%, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये मतलब मुझे तो काफ़ी इजी लगा था कॉर्पोरेट इशूज पढ़ने में। और इसके मतलब 3 से 4 चैप्टर्स हैं, मतलब रीडिंग्स हैं, और इसको आप इजीली कर सकते हैं। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी मुझे इजी लगा था। 11 to 14% इसकी वेटिंग है, काफ़ी स्कोरिंग एरिया, आप इसको बहुत अच्छे से करें। और फिक्स्ड इनकम भी 11 to 14% है। फिक्स्ड इनकम भी काफ़ी लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि फिक्स्ड इनकम हमें पहले पढ़ाया नहीं गया होता, मतलब ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं होती इसके बारे में। और काफ़ी हमारे पास जो BA2+ कैलकुलेटर आएगा ना, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस समझने को मिलेंगे कि आपको मतलब बॉन्ड्स के लिए, मतलब जो BA2+ कैलकुलेटर है ना, उसमें जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको उस कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको मतलब वो जो BA2+ कैलकुलेटर है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा ना करें कि वो कैलकुलेटर को सीखें, मतलब पहले सीखें और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी सिखाते हुए कि BA2+ कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट होता है। मैं चाहूँगा कि आप एक फंक्शन ना समझे, बस उसका ओवरव्यू ले, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वो सीखेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होएगा, रादर देन आप कैलकुलेटर लेके बैठे और यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं कि एक फंक्शन कैसे होता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवरव्यू ले लीजिए, बट जब क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप उसको सीखें, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में अलग तरीके से BA2+ कैलकुलेटर यूज़ होएगा आपका, और मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में अलग तरीके से होएगा, कॉर्पोरेट इशूज में अलग फंक्शंस उसके यूज़ होंगे। सो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप एक ही बार में, अगर आप वन गो में सारा सीखने की कोशिश करेंगे तो
मुझे नहीं लगता आप सीख पाएंगे। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्वेश्चंस करते करते ये प्रैक्टिस करें। उसके बाद डेरिवेटिव्स भी मतलब वेटेज तो इसकी काफ़ी कम है, लाइक 5 to 8% है, बट हाँ ये काफ़ी मतलब लेवल 1 में तो काफ़ी इजी सा है, लेवल 2 में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, बट स्टिल लेवल 1 में भी इंट्रोड्यूस होता है तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कॉल और पुट में। शॉर्ट कॉल क्या होता है, लॉन्ग कॉल, मतलब इस सबको बहुत मतलब वैसे बेसिक्स ही आएगा लेवल 1 में तो, बट हाँ इन टर्मिनोलॉजीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना और रटना कुछ भी मत। मैं बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में कुछ भी रटने का मतलब है सुसाइड के बराबर है, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको सेम क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में आ जाएगा। इसमें आपको मतलब पूरे माइंड की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है, मतलब पूरे कंसेप्ट टेस्ट होते हैं। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट 7 to 10% काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। आप कोशिश करिए इसमें पूरा स्कोर करने का। इसके सारी यूसीज करके जाइए, इसकी बुक मतलब पढ़ लीजिए, आप स्क्वाइजर से ही पढ़ लीजिए, और मतलब इतना कोई डिफिकल्ट होता नहीं है। एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 8 to 12%, इसमें पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 पार्ट 2 एफिशिएंट फ्रंटियर, ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हाँ ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, ज़्यादा नहीं, बट हाँ ये इसका वो था। और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी करा था, मतलब मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, मेरे को यूट्यूब पे जो वीडियोस मिली थी मैंने मतलब उन्हीं से हो गया था, मतलब बट मैंने यूसीज करे थे काफ़ी, मतलब प्रॉबेबली 80 to 85% यूसीज में करके गया था और काफ़ी बार रिवाइज भी कर लिए थे। ईओसीज काफ़ी हेल्प करते हैं वैसे। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मल्टीपल रिविजन्स करें और स्पेस्ड रिविजन करें। ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज़ आज पढ़ी है, फिर 2 महीने बाद उसको पढ़ रहे हैं दोबारा से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दोबारा मतलब फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। आप स्पेस्ड रेपिटेशन, आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा तो मतलब ट्राई करें कि 2 हफ्ते में उसको एक और बार रिविजिट कर लिया जाए, तो ये काफ़ी चीज़ हेल्प करती है। और हाँ मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम। बाकी इसके अलावा आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर क्वेरीज दैट मोस्ट ऑफ पीपल हैव अबाउट दिस एग्ज़ाम। इसके अलावा भी अगर कुछ है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उस पर भी मतलब आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद द सेम। सो हाँ मतलब दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड मेक श्योर आप कमेंट करें अगर आपको इसी के रिलेटेड और कोई कॉन्टेंट चाहिए तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस एग्जाम जर्नी।